उनका मन आरएलपी पार्टी के साथ है। राजस्थान से भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दूंगा। हाँ, हनुमान जी सही कह रहे हैं। क्या नाम, दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिख रहा है राजस्थान के अंदर अपने को सीधा सीधा। नरेश जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि हनुमान बेनीवाल से आग्रह किया था कि भाई साहब आप मेरे पास आ जाइए, मेरे साथ खड़े रहिए, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। क्योंकि बेनीवाल तो खुद जीत जाते हैं लेकिन पार्टी अपने जो चेहरे खड़े करती है वो हार जाते हैं। क्या पार्टी की कुछ कमियां रही हैं? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के पीछे चल रहे हैं, जाट समुदाय के पीछे उन पर तेग लगा हुआ है। अगर वो सबको साथ लेके चले तो शायद बेनीवाल राजस्थान में थर्ड फ्रंट के रूप में उभर सके। विपक्ष वाले तो ये सोचते हैं ना कि यदि आरएलपी पार्टी पनप गई, उस तरीके से आरएलपी पार्टी यदि आ गई तो ये कांग्रेस और बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार की नींवें गाड़ रखी है, इस नींव को उखाड़ने का काम करेगी तो वो आरएलपी पार्टी करेगी। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। राजस्थान में सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में खींचतान का दौर जारी है। चाहे पार्टी में दल बदल की लेकर हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान में उदाहरण के तौर पर महेंद्रजीत मालवीय की हो, और अब राजस्थान में तीसरे फ्रंट की जब बात की जाती है तो फिर हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में अपने धीरे धीरे पैर मजबूत कर रही है। हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दबंग लीडर भागीरथ डूडी जी। सर, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। नमस्कार साहब। राजस्थान में आगामी चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली? आगामी चुनाव में 2028 के अंदर आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर बड़े जोश के साथ में बढ़त मिलेगी पार्टी को, क्योंकि पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता लगे हुए हैं तो पार्टी आगामी 2028 के अंदर पार्टी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राजस्थान में जब भी तीसरे फ्रंट की बात की जाती है तो कोई भी पार्टी मजबूती से नहीं आई, लेकिन आरएलपी पार्टी वर्तमान में ऐसी पार्टी जो बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे सकती है। क्या थर्ड फ्रंट की सरकार राजस्थान में मजबूती बन सकती है? पार्टियां पहले चली या नहीं चली थर्ड पार्टी, पर अब ये जो पार्टी आरएलपी पार्टी है ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने मजबूती के साथ उन दोनों को चित करेगी। थर्ड फ्रंट जब चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस और बीजेपी उन्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। वो तो वो करेगी, क्योंकि उनको पता है यदि आरएलपी पार्टी आ गई तो हमारी राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी वालों ने क्या कर लिया, एक बार आप खाओ फिर दूसरी बार हम खा लेंगे। ऐसे कांग्रेस और बीजेपी वालों की आपस के अंदर बातें चलती है और ये लोग कभी कांग्रेस वाले कभी बीजेपी वाले। अब इनको यदि कोई पीछे कर सकता है तो वो हम थर्ड पार्टी है, वो हमारी आरएलपी पार्टी है, तमाम समाज के लोगों की पार्टी है। आरएलपी पार्टी का राजस्थान में कारभार लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर भी लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे कि पार्टी के हम साथ रहें और पार्टी को आगे बढ़ाएं? देखो, विश्वास पहले तो लोग समझ नहीं पाए। पहले तो लोगों ने ये सोचा कि ये पार्टी थर्ड पार्टी यहाँ पनपेगी नहीं, पर जब अब की बार जब इस पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी हर जगह आपने देखा होगा, पिछले कम से कम वैसे 20-25 साल से लड़ रहे हैं और अब की बार जो लड़ाई लड़ रहे हैं ग्राउंड लेवल से इतनी मेहनत कर रहे हैं और हर समाज के लोगों का मन हो गया कि आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो रियल में ही बहुत मजबूत आदमी हैं। ये गरीब, शोषित और मजदूर, किसान, इनके वर्ग की बात उठाते हैं हमेशा। लोकसभा के अंदर भी आप देख लो, पूरे जो भी जितने लोग हैं पार्लियामेंट में, उनमें सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाने वाले हनुमान जी बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल की आप बात करें, सबसे मजबूत लीडर है, ऐसा मानना है पूरे राजस्थान में भी और वाकई में है भी। लेकिन हनुमान बेनीवाल के अलावा पार्टी में दमदार नहीं है, क्योंकि बेनीवाल तो खुद जीत जाते हैं लेकिन पार्टी अपने जो चेहरे खड़े करती है वो हार जाते हैं। क्या पार्टी की कुछ कमियां रही हैं? पार्टी में जो पहले कुछ कमियां रही उसमें अब सुधार होगा और ऐसी बात नहीं है कि अब कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता काफ़ी लोग अच्छे मजबूत कार्यकर्ता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर सब लोग मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाहर चाय की थोड़ी ऊपर चर्चा होती है कि बेनीवाल सिर्फ एक ही कम्युनिटी के पीछे चल रहे हैं, जाट समुदाय के पीछे उन पर तेग लगा हुआ है। अगर वो सबको साथ लेके चले तो शायद बेनीवाल राजस्थान में थर्ड फ्रंट के रूप में उभर सके। देखो, ये तो क्या होता है, विपक्ष वालों का काम है। विपक्ष वाले तो ये सोचते हैं ना कि यदि आरएलपी पार्टी पनप गई तो जिस प्रकार से शेर पंजा डाल करके खींचता है ना बाहर, उस तरीके से आरएलपी पार्टी यदि आ गई
तो ये कांग्रेस और बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार की नींवें गाड़ रखी है, इस नींव को उखाड़ने का काम करेगी तो वो आरएलपी पार्टी करेगी। बीजेपी कांग्रेस की आपने बात करी। बार लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल पर अशोक गहलोत का हाथ है, इसलिए वो भी राजनीति में, अगर गहलोत का हाथ नहीं हो तो हनुमान बेनीवाल तीसरा फ्रंट राजस्थान से भी खत्म हो जाए। क्यों गहलोत साहब क्या कैसे है? गहलोत साहब से क्या लेना देना? हमारी पार्टी आरएलपी पार्टी है, वो तो कांग्रेस में है और उनके कहने से कोई पार्टी थोड़ी चलती है। पार्टी चलती है सर्व समाज के लोगों से और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके ऊपर भरोसा है। कोई गहलोत या किसी तीसरे से कोई पार्टी का हमारा कोई उस पार्टी के साथ कोई मतलब नहीं है। किसानों के जब जब मुद्दों के बाद आती है आरएलपी पार्टी प्रमुखता से मुद्दा उठाती है। कैसे देख रहे हैं किसानों के लिए आगामी अगर थर्ड फ्रंट सरकार में अगर सरकार की भागीदारी, अगर आरएलपी की भागीदारी होती है सरकार बनने में, तो कैसे देख रहे हैं किसानों की मांग को आप कैसे उठाएंगे? किसानों की मांग को लेकर के थर्ड पार्टी को, यदि हमारे आरएलपी पार्टी को किसान मजदूर सारे सर्व समाज के लोग मौका देते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर सबसे पहले किसानों के लिए जो है, जैसे खाद, यूरिया है, अच्छी खाद है, पानी की व्यवस्था और बिजली, इन सर्व जितनी भी जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो किसान के लिए सीधा किसान को फ़ायदा देंगे। क्योंकि होता क्या है कि किसान जब अनाज खरीदता है तो उसको महंगा मिलता है और जब वो बेचता है तो उसका सस्ता के दाम मिलते हैं। तो इसलिए किसान की कभी परिस्थिति सुधरती नहीं है, किसान हमेशा दबा का दबा रह जाता है। हम इस बात में उल्टा करेंगे, क्योंकि किसान जब भी अनाज बेचेगा उसको अच्छे भाव मिले, उसमें किसी प्रकार के बीच में ये जो दलालबाजी है ये खत्म होगी। लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल मजबूत है और लेकिन थर्ड फ्रंट मजबूत नहीं है। अगर उन्हें मजबूती है, क्योंकि पिछले चुनाव में, इस बार के चुनाव में तो एक भी एमएलए पार्टी का नहीं आया, आगे वाले चुनाव में पार्टी क्या सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पार्टी आने वाले टाइम के अंदर सभी सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी, क्योंकि पार्टी अच्छी तरह तैयारी में लगी हुई है। और सर्व समाज के लोग, पहले तो लोगों ने, जो विपक्ष वालों ने कह दिया था कि ये तो खाली एक जाट समाज की पार्टी है, एक समाज का टेक लगा हुआ है, अब लोगों के धीरे धीरे समझ में आ गई कि ये जाट समाज की नहीं, ये सर्व समाज की है, क्योंकि हनुमान जी सर्व समाज के लिए लड़ते हैं। हनुमान बेनीवाल की बात की जाती है राजस्थान में, उन्हीं की पार्टी के नीचे ऐसे कई बड़े लोग हैं जो नाम कमाया और पार्टी छोड़ दिए, और उसकी वजह से क्या पार्टी कमजोरी मानते हैं आप? वो पार्टी की कोई कमजोरी नहीं है, और जो छोड़ के गए हैं ना, उनकी दशा आप देख लो, वो खुद रो रहे। और उनका तो कोई एमएलए बन भी गया या कोई दूसरी पार्टी में चला भी गया ना, वो भी दिन रात पछताते ही हैं। बाकी इस पार्टी को छोड़ के जाने से इस पार्टी में कोई फर्क नहीं है, तो पड़ा है और न पड़ने वाला है। समुद्र में से यदि एक लोटा पानी निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, और ऐसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पार्टियों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जो गए हैं उनको आप देख लो, उनकी क्या स्थिति है। नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने यूं तरह से नरेश मीणा को दरकिनार कर दिया, साइडलाइन कर दिया। जब ऐसी स्थिति बनी तो हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का साथ दिया, हालांकि नरेश मीणा ये चुनाव हार गए। नरेश जी चुनाव हार गए वो एक अलग बात है, पर नरेश जी ने मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा। आरएलपी पार्टी ने समर्थन दिया उनको, और उनका जो मेहनत है आज भी जारी है, और आने वाले टाइम के अंदर वो अपनी सीट जरूर निकालेंगे। आरएलपी पार्टी का उनके साथ में अच्छा समर्थन है और वो आरएलपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नरेश जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि हनुमान बेनीवाल से आग्रह किया था कि भाई साहब आप मेरे पास आ जाइए, मेरे साथ खड़े रहिए, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। क्या वाकई में लगता है कि हनुमान बेनीवाल का हाथ नरेश मीणा पर, और नरेश मीणा अगर भाई साहब पूरा समर्थन देते तो नरेश मीणा वहां से चुनाव जीत सकते थे? नरेश जी, हनुमान जी ने पूरा साथ दिया है। नरेश जी कुछ चुनाव के अंदर पीछे रह गए, पीछे रहने का कई कारण है। भाई विपक्ष वाले थे, उनके पास में पैसा ज्यादा था, और उन लोगों ने अपनी मशीनरी, पैसा, वो सब कुछ काम लिया है। नरेश जी के पास में इतना पैसा नहीं था, गरीब किसान के बेटे हैं, तो गरीब किसान के बेटे को तकलीफ तो होती है, पर एक दिन वो चुनाव जरूर निकालेंगे। नरेश मीणा गुस्से में हो जाते हैं, आवेश में आकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी भी अगर कांग्रेस उन्हें शामिल करे तो मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। कैसे देखते हैं आप, अगर आरएलपी उनके लिए द्वार खोलती है आगे आने वाले चुनाव में, तो क्या आरएलपी में जाएंगे, फिर कांग्रेस में, या फिर थर्ड फ्रंट खुद का अलग से बनाएंगे? वो उनका मन आरएलपी पार्टी के साथ है। भाई साहब से बात हुई कभी? बात कई बार हुई है, उनका मन आरएलपी पार्टी के साथ है, और मीणा समाज जो है आरएलपी पार्टी को पूरा समर्थन करेगा। आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता अभी देख रहे हैं कि लगातार रैली निकाल रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में आरएलपी पार्टी मजबूत है, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में पार्टी की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? इस पूर्वी राजस्थान के अंदर पहले कमजोर थी स्थिति,
अब स्थिति कमज़ोर नहीं है। अब यहाँ पे जो है सर्व समाज के जैसे गुर्जर हैं, मीणा हैं, और भी जो अदर कास्ट भी काफ़ी SC ST के लोग हैं, इन लोगों के अंदर सब लोगों ने मन में एक विचार कर लिया है कि राजस्थान के अंदर यदि कोई पार्टी, ईमानदार पार्टी और किसान की बात और जो मजदूर की हक को लड़ाई के लिए यदि कोई लड़ने वाली पार्टी है तो वो है RLP पार्टी। ये कांग्रेस और BJP वाले केवल गुमराह कर रहे हैं। पेपर लीक की बात हो, चाहे युवाओं के मुद्दों की बात हो, RLP अपनी प्रमुखता से आवाज उठाती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि दोनों सरकारें सत्ता में, अभी BJP की सरकार है, पूर्व में कांग्रेस सरकार रही, युवा पेपर लीक होते हैं, सरकार बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात करती है, पेपर लीक में जो शामिल होते हैं उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाती है? इस पार्टियों में कांग्रेस और BJP के कहनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब पेपर लीक की जो 2021 वाली जो SI भर्ती की थी, उसके अंदर RLP पार्टी, हनुमान जी ने धरने पे बैठे। RLP पार्टी पूरे 110 दिन तक धरने पे बैठे रहे और आखिर में कोर्ट में जो है निर्णय हुआ, उस निर्णय के अंदर आम किसान, मजदूर वर्ग की, युवा, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनकी जीत हुई है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हनुमान बेनीवाल सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आप ही के पार्टी के थे रवित राम डांगा, RLP पार्टी से थे, फिर BJP ज्वाइन कर ली, वो वहां से चुनाव जीत के 3 MLA फंडिंग स्टिंग के ऑपरेशन में पकड़े गए। भ्रष्टाचार की बात की जाती है। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 2 घंटे के अंदर राजस्थान से भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दूंगा। हाँ, हनुमान जी सही कह रहे हैं। उनको सब लोगों की चाबी उनके, वो जानते हैं कि भ्रष्टाचारी को कैसे खत्म करना है, और जो छोड़ के गए हैं वो, उनसे कोई हमारी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस पार्टी में रहना होता तो ईमानदारी से रहना होता, उनको ईमानदारी पसंद नहीं थी इसलिए वो छोड़ के चले गए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उधर BJP सरकार, वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार जो भी होती MLA मंत्री हैं, वो सब कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार रहेगा उसको हम पकड़ेंगे। आखिर पकड़ते क्यों नहीं है? किसको पकड़ा आज तक बता दो। BJP वालों ने आज तक सेंटर से लेके यहाँ तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो अपने जो भ्रष्टाचारी में जो लिप्त है या कोई गलत काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी वालों का आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी किसी को दंड दिया ही नहीं। वो तो हमेशा बचाने का काम करती है। आप चाहे अपने दिल्ली के अंदर जो बच्चियां थी, जिन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में उस आदमी को नहीं हटाया। और किसानों के ऊपर से गाड़ियाँ निकाल दी थी, गाड़ी से कितने किसानों को मार दिया, उनके साथ में कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ राजस्थान के अंदर अभी स्टिंग ऑपरेशन हुआ। ये तो खाली पर्दा डालने का काम करती है। ये तो कहती है, कांग्रेस तो कहती है कि ये कहते क्या है कि हम तो न खाएंगे और न खाने देंगे, पर ऐसा नहीं है। ये तो कहते हैं हम तो खाएंगे और गुर्राएंगे। ये तो गुर्राने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी का। आज से आज तक रिकॉर्ड आप उठा करके देख लो, इन्होंने कभी न्याय की बात की नहीं है। भ्रष्टाचारी को ये तो क्या नाम, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिख रहा है राजस्थान के अंदर अपने को सीधा सीधा। जहाँ लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां पर सबसे पहले हनुमान बेनीवाल को याद करते हैं। कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जहाँ आता है वो पूरा काम करके जाता है। ऐसी उम्मीद राजस्थान के और नेताओं से क्यों नहीं की जाती? देखो, किसान, मजदूर, कोई भी इंसान हो, हमेशा उम्मीद उनसे की जाती है जो उम्मीद के लायक होता है। सबको पता है कि राजस्थान के अंदर यदि कोई एक ही नेता है, हनुमान जी बेनीवाल, वो रात को 24 रात को भी यदि कोई फ़ोन कर ले तो उनके लिए वो आदमी हाजिर मिलने वाला है। वो गरीबी, अमीरी और किसी जाति वाति में वो भेदभाव नहीं समझते हैं। जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, अन्याय के साथ में हमेशा हनुमान जी खड़े रहते हैं। बाकी लोग की अलग अलग है। कई लोग तो अपनी AC के बंगलों से बाहर नहीं निकलते हैं, वो अपनी प्रोटोकॉल होता है। हनुमान जी के पास में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप सीधे जाओ और सीधा काम करवा के आप अपने घर जाओ वापस। तो हनुमान जी का मुकाबला तो राजस्थान में और किसी लीडर के पास में है भी नहीं। जब भी कूच करते हैं, जब भी हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि दिल्ली कूच कर रहा हूँ, जयपुर कूच कर रहा हूँ, तो कूच से पहले सरकारें सरेंडर कर देती और काम कर देती। ऐसी क्या खासियत हनुमान बेनीवाल में? देखो, जिसके अंदर ताकत होती है, जनता की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। जनता ही हिंदुस्तान का, भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री बनाते हैं, या जो मंत्री बनाते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर नेता को चुनते हैं। तो जनता की ताकत हनुमान जी के साथ में, पूरे राजस्थान के तमाम समाज के लोग जो है हनुमान जी के साथ जी जान से लगे हुए हैं, साथ में हैं। इसलिए हनुमान जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है जनता, और जनता की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इतनी बड़ी फौज है, उस इतनी बड़ी फौज में भागीरथ डूडी का भी एक नाम है, दबंग लीडर है। कैसे देख रहे हैं आप आगे आने वाले चुनाव में? क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा चुनाव लड़ने का मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम है, मैं RLP पार्टी के लिए सेवक बन के काम करूँगा, करता हूँ। और बाकी जो हनुमान जी की इच्छा होगी
वो काम करूँगा। फिर भी दिल में एक ठेस तो है कि चुनाव लड़े क्या आगे आने वाले पार्टी की सभी क्या जो 200 विधानसभा सीटें वहाँ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारी पार्टी हमारी सब जगह हर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और मेरा जो काम है, मेरा काम एक ही है कि पार्टी के लिए काम करो। तो ये थे मेरे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दबंग लीडर भागीरथ डूडी जी, जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आगामी रणनीति और आगामी चुनाव को लेकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है।